वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद अरुण। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 की, जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है। आज हम इस वीडियो में 2017 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एमपीएमएस यूनिवर्सिटी जबलपुर का, इसका फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसे हर एक क्वेश्चन को वन बाय वन डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन वन का ए, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 4 मार्क्स में पूछा गया है कि डिफाइन करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन को। तो चलिए देखते हैं पहली डेफिनेशन। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स में सेल के साइज में और नंबर में इंक्रीजमेंट होना, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन बॉडी साइज, जिसके कारण बॉडी के साइज में इंक्रीजमेंट होता है, इसको ही ग्रोथ बोलते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी थी? हुरलॉक ने दी थी, 1978 में दी थी। ठीक है, 4 मार्क्स में पूछा गया था। एक और डेफिनेशन देखते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव चेंज इन द बॉडी। क्वांटिटेटिव चेंज होता है बॉडी में। इट कैन बी मेजर्ड इन हाइट एंड ऑर्गन साइज। ठीक है, ये दी थी एलिजाबेथ बी ने। अब सेकंड देखेंगे डेवलपमेंट की डेफिनेशन। डेवलपमेंट रेफर्स टू अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की स्किल और कैपेसिटी में इंक्रीजमेंट होना ही डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन भी हुरलॉक ने दी थी 1978 में। अब सेकंड डेफिनेशन देखेंगे। डेवलपमेंट इज द चेंज इन द बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम मेचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये डेफिनेशन दी थी क्राउन एंड क्राउन ने। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सेकंड देखें क्वेश्चन वन का बी, एक्सप्लेन हाउ प्ले इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्ले क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो चलिए देखते हैं। ये 6 मार्क्स में पूछा गया है। प्ले इज अ नेचुरल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी चाइल्ड। प्ले क्या होता है? नेचुरल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ होता है हर चाइल्ड की, हर बच्चे की लाइफ का। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर फन, मतलब फन के लिए नहीं है। इट हेल्प इन द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मदद करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड है। इसमें इंक्लूड है फिजिकल डेवलपमेंट। प्ले हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द मसल्स एंड बोन्स। प्ले मदद करता है मसल्स और बोन्स के डेवलपमेंट में। एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग और प्लेइंग विथ अ बॉल इम्प्रूव मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करता है, बैलेंस करता है एंड कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, इट आल्सो प्रमोट्स गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को प्रमोट करता है एंड प्रिवेंट्स ओबेसिटी। ओबेसिटी से बचाता है, मतलब मोटापे से। ठीक है, सेकंड देखेंगे मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। प्ले इम्प्रूव थिंकिंग, थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, सोचने समझने की क्षमता को। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। इट आल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट लाइक शेप, कलर एंड नंबर्स। नंबर को, कलर और शेप्स, आकार को समझने में ये मदद करता है। थर्ड देखेंगे सोशल डेवलपमेंट। when children play with other they learn sharing, cooperation, teamwork और respect for others। ये चीज़ें भी सीखता है समाज में। इट टीचेज देम टू फॉलो रूल्स एंड डेवलप फ्रेंडशिप। रूल्स को कैसे फॉलो करना है एंड फ्रेंडशिप कैसे डेवलप करना है, ये भी सिखाता है। फोर्थ देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। प्ले हेल्प चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर फीलिंग फ्रीली लाइक जॉय, एंगर और फियर। इट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। हेल्प देम हैंडल फ्रस्ट्रेशन एंड टीचर्स देम हाउ टू कोप विद सक्सेस एंड फेल्यूर। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन को भी हैंडल करता है और हमें सिखाता है कि कैसे कोप अप करना है सक्सेस और फेल्यूर से। फिफ्थ देखेंगे मोरल डेवलपमेंट। थ्रो प्ले, प्ले के जरिए चिल्ड्रन लर्न अबाउट राइट एंड रॉन्ग। क्या सही और क्या गलत सीखता है बच्चा। ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड डिसिप्लिन भी सीखता है। सिक्स देखेंगे थेरापेटिक वैल्यू। प्ले एक्ट एज अ स्ट्रेस रिलीवर। ये क्या करता है? स्ट्रेस रिलीवर के रूप में भी काम करता है फॉर सिक और हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन। ठीक है, इट हेल्प देम एक्सप्रेस फीलिंग दे कांट पुट इनटू वर्ड्स एंड रिड्यूस फियर एंड एंजाइटी। ये क्या करता है? डर और एंजाइटी को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन टू का ए, एक्सप्लेन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट एडॉप्टेड इन चाइल्ड केयर एट वेरियस सेटिंग। ये 10 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या क्या है इसमें। मॉडर्न कॉन्सेप्ट एडॉप्टेड इन चाइल्ड केयर। बच्चे की केयर में कौन कौन से मॉडर्न कॉन्सेप्ट एडॉप्ट किए जाते हैं? तो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। मॉडर्न चाइल्ड केयर मीन्स गिविंग टोटल केयर टू अ चाइल्ड, नॉट ओनली ट्रीटिंग इलनेस। मतलब चाइल्ड नॉट ओनली ट्रीटिंग इलनेस बट आल्सो प्रमोटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इमोशनल वेलबींग। मतलब इसमें क्या होता है कि सिर्फ इलनेस को नहीं ट्रीट किया जाता, जबकि बच्चे के पूरे ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट और इमोशनल वेलबींग को पूरा प्रमोट किया जाता है। इट फोकस ऑन फैमिली पार्टिसिपेशन, प्रिवेंशन एंड चाइल्ड
राइट्स इन हॉस्पिटल, होम्स एंड कम्युनिटी सेटिंग। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मॉडर्न कॉन्सेप्ट अपनाए जाते हैं बच्चों की केयर में वेरियस सेटिंग में। तो फर्स्ट होता है फैमिली का इन्वॉल्वमेंट। पेरेंट आर पार्ट ऑफ केयर एंड डिसीजन मेकिंग, देयर प्रेजेंस गिव्स इमोशनल सपोर्ट। मतलब पेरेंट्स की प्रेजेंसनेस ही क्या करती है, इमोशनल सपोर्ट देती है एंड रिड्यूस द चाइल्ड्स फियर, बच्चे के फियर को रिड्यूस करती है। सेकंड देखेंगे होल चाइल्ड केयर, केयर लुक्स आफ्टर बॉडी माइंड एंड इमोशनल, एवरी चाइल्ड इज ट्रीटेड एज अ यूनिक विथ इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है। थर्ड देखेंगे चाइल्ड राइट्स, एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू लव, मतलब बच्चों के अधिकार से उनको लव, सेफ्टी एंड हेल्थ का अधिकार होता है, वो उनके अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। चिल्ड्रन आर इंकरेज टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड ओपिनियन, मतलब इंकरेज करवाना उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना एंड ओपिनियन। ठीक है। हेल्थ प्रमोशन, फोकस ऑन इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंट डिसीज एंड सपोर्ट हेल्दी ग्रोथ। ठीक है। फिफ्थ देखेंगे कम्युनिटी सर्विसेज, केयर इज़ प्रोवाइडेड एट होम, मतलब घर पर ही केयर प्रोवाइड करवाना, स्कूल एंड कम्युनिटीज सेंटर्स में प्रोग्राम लाइक आंगनवाड़ी एंड स्कूल चेकअप्स इंश्योर एक्सेस फॉर ऑल चिल्ड्रंस। सिक्स देखेंगे लर्निंग एंड प्ले एंड एक्टिविटीज़ हेल्प चिल्ड्रन लर्न एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ, इट आल्सो रिड्यूस फियर एंड सपोर्ट मेंटल ग्रोथ। ये क्या करता है, फियर को रिड्यूस करता है और मेंटल ग्रोथ में सपोर्ट करता है। सेफ इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल एंड सेंटर्स आर कलरफुल होने चाहिए, सेफ एंड चेयरफुल, टॉयज एंड फ्रेंडली स्टाफ रिड्यूस स्ट्रेस एंड फियर। अगर फ्रेंडली स्टाफ रहेगा तो क्या होगा, चाइल्ड का स्ट्रेस और फियर रिड्यूस होगा। टीम अप्रोच, डॉक्टर, नर्सेज, न्यूट्रिनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट वर्क टुगेदर, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। टीम वर्क इंश्योर कंप्लीट केयर फॉर द चाइल्ड, अगर टीम वर्क करेंगे तो बच्चे की केयर अच्छे से होगी। 10 मार्क्स में पूछा गया तो इसका एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो आप, इसके भी 2 मार्क्स मिल सकता है आपको, एग्जाम में जरूर बनाना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2 का और, ये और करके अथवा में क्वेश्चन आया है, ये भी 10 मार्क्स में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इसमें क्या करना है कि डिस्कस करना है प्रिंसिपल्स को प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के। चलिए देखते हैं। इंट्रो, सर्जरी इज स्ट्रेसफुल फॉर अ चाइल्ड, सर्जरी क्या होती है कि स्ट्रेसफुल होती है चाइल्ड के लिए। प्रॉपर प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर हेल्प रिड्यूस एंजाइटी, ये एंजाइटी को रिड्यूस करती है, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड प्रमोट फास्टर रिकवरी को प्रमोट करती है। अब देखते हैं प्री ऑपरेटिव केयर प्रिंसिपल्स, ये क्या होती है प्री ऑपरेटिव केयर और इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्री ऑपरेटिव केयर इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग द चाइल्ड को प्रिपेयर करना मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बिफोर सर्जरी से पहले मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तरीके से उसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना। की प्रिंसिपल्स इंक्लूड, प्रिंसिपल देखते हैं। असेसमेंट, पहले बच्चे का असेसमेंट करना रहता है अच्छे से। इवैल्यूएट द चाइल्ड्स फिजिकल कंडीशन, वाइटल साइंस चेक करना रहता है। ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये भी चेक करना रहता है। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन अ चाइल्ड फ्रेंडली वे टू रिड्यूस फियर एंड एंजाइटी। ठीक है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, इंकरेज पेरेंट्स टू स्टे एंड सपोर्ट द चाइल्ड, मतलब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनके साथ स्टे करना चाहिए एंड सपोर्ट करना चाहिए बच्चों का। फास्टिंग एंड मेडिकेशन, इंश्योर प्रॉपर फास्टिंग टाइम्स एंड रिव्यू मेडिकेशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए मेडिकेशन का रिव्यू करना चाहिए प्रॉपर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेफ्टी मेजर्स, चेक कंसर्न चेक करना चाहिए। आइडेंटिफाई एंड प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। हाइजीन पर ध्यान देना चाहिए। प्रिपेयर स्किन, हेयर एंड सर्जिकल साइट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रिंसिपल्स देखेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव क्या होती है केयर और इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर फोकस ऑन रिकवरी, मॉनिटरिंग, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी के बाद। अब इसके की प्रिंसिपल देख लेते हैं। इंक्लूड मॉनिटर वाइटल साइंस को मॉनिटर करना रहता है इसमें। रेगुलर चेक द टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। ठीक है। पेन मैनेजमेंट, असेस पेन एंड प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, पेन को असेसमेंट करना रहता है और जो प्रिस्क्राइब्ड की हुई है वो मेडिकेशन देना रहता है। फिर वाउंड केयर, कीप द सर्जिकल साइट क्लीन, जहाँ पर कट लगा हुआ या घाव है वहाँ पर क्लीन करना रहता है। मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन एंड चेन ड्रेसिंग करना रहता है प्रॉपरली। फ्लूड एंड न्यूट्रिशन, मॉनिटर IV फ्लूड्स, ओरल इंटेक एंड इंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन। सेफ्टी एंड कंफर्ट, पोजीशन
द चाइल्ड कंफर्टेबली, प्रिवेंट फॉल्स एंड इंश्योर सेफ्टी। इसमें क्या रहता है, पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना रहता है। नेक्स्ट देखेंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द चाइल्ड एंड फैमिली, इंकरेज रेस्ट एंड रीअश्योरेंसेस। क्या करना चाहिए, फैमिली और चाइल्ड को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 3 जो कि शॉर्ट नोट्स है। इसमें शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं, 6 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट्स है। तो चलिए देखते हैं पहला, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, तो चलिए देखते हैं इसको। इंट्रोडक्शन, ब्रेस्ट फीडिंग इज द नेचुरल वे ऑफ फीडिंग। ये क्या होता है, नेचुरल तरीका होता है फीडिंग का। एन इन्फेंट विथ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मदर ब्रेस्ट। इन्फेंट के लिए होता है जिसमें क्या होती है, मदर ब्रेस्ट से मिल्क प्रोड्यूस करती है। डेफिनेशन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स फीडिंग द इन्फेंट ओनली ब्रेस्ट मिल्क। इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ बच्चे को क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाना चाहिए। नो अदर फूड और ड्रिंक, नॉट इवन वाटर। ना कोई फूड, ना कोई ड्रिंक और ना कोई वाटर फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO। अब देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क कि क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। कोलेस्ट्रम, ये क्या होता है, थिक येलो और फर्स्ट मिल्क होता है। तो ये क्या होता है, रिच इन एंटीबायोटिक्स, विटामिन ए एंड प्रोटीन से भरपूर होता है। ट्रांजिशनल मिल्क 4 to 10 डेज आफ्टर डिलीवरी। मेच्योर मिल्क कब होता है, आफ्टर 2 वीक्स, कंटेन आइडियल बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। अब देखेंगे नेक्स्ट टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कि ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट देखेंगे, स्टार्ट विद इन 30 to 60 मिनट आफ्टर बर्थ। फीडिंग कब स्टार्ट करवानी चाहिए, आफ्टर बर्थ के 30 to 60 मिनट के बाद। फिर सेकंड देखेंगे, प्रॉपर पोजीशन एंड लेच आर इसेंशियल। प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करनी रहती है इसमें। थर्ड देखेंगे, फीड ऑन डिमांड। फीडिंग कब करवानी चाहिए, डिमांड पे, कि डे में या नाइट में, बच्चे की डिमांड के अनुसार। फीड फ्रॉम बोथ ब्रेस्ट अल्टरनेटली। बर्प द बेबी आफ्टर फीडिंग, मतलब फीडिंग के बाद बच्चे को डकार दिलवानी रहती है अपने को। बेनिफिट्स देखेंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के। तो पहले फॉर द बेबी कि बेबी में कौन कौन से बेनिफिट्स आते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, कंप्लीट इजीली डाइजेस्टिबल न्यूट्रिशन होता है ये। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है ये, लाइक डायरिया और निमोनिया। इन्हेंस इम्यूनिटी एंड ग्रोथ, इम्यूनिटी और ग्रोथ को इन्हेंस करता है। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ एलर्जीज, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। और प्रमोट्स इमोशनल बॉन्डिंग विथ मदर, मदर से क्या करता है, इमोशनल बॉन्डिंग को प्रमोट करता है। अब फॉर द मदर्स में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, रिस्क को कम करता है ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की। डिले नेक्स्ट प्रेगनेंसी, हेल्प यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट में मदद करता है। इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट, ठीक है। अब देखें कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। फर्स्ट देखें, क्रैक्ड निप्पल्स, पुअर लेच और पोजिशनिंग, परस्यूड लेस मिल्क यूजुअली ड्यू टू पुअर टेक्निक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, ये 6 नंबर के लिए। सेकंड शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है, KMC कंगारू मदर क्या होती है। तो चलिए देखते हैं कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर इज़ द स्पेशलाइज्ड केयर, एक स्पेशलाइज्ड केयर होती है विच इज़ गिवन बाय द मदर के द्वारा दी जाती है टू देयर लो बर्थ वेट बेबी, अपने बच्चे को जिसका वजन कम होता है। दिस इज़ द केयर विच कंसिस्ट ऑफ स्किन टू स्किन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ बेबी टू हीज और हर मदर, अपनी मदर से स्किन टू स्किन क्लोज कॉन्टैक्ट होता है इसमें। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर समझते क्या होता है। प्रोसीजर, बेबी शुड प्लेस इन बिटवीन मदर्स ब्रेस्ट, बेबी कहाँ होता है, मदर के ब्रेस्ट के बीच में। ठीक है। सेकंड देखेंगे, बेबी शुड बी इन अपराइट पोजीशन में होना चाहिए। थर्ड देखेंगे, लेग्स एंड आर्म शुड बी फोल्डेड एंड हीज और हर एब्डोमिन शुड बी टच्ड एट द अपर एब्डोमिन ऑफ द मदर, बच्चे के लेग्स और आर्म क्या होते हैं, फोल्ड होना चाहिए और एब्डोमिन शुड बी टच्ड एट द अपर एब्डोमिन ऑफ द मदर, मतलब मदर के अपर एब्डोमिन से बच्चे का एब्डोमिन टच होना चाहिए। ठीक है। फिर देखेंगे, कीप आई कॉन्टैक्ट विद द बेबी, बेबी से आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। फिर देखेंगे, कीप वन हैंड एट द बॉटम ऑफ बेबी, एक हाथ क्या होना चाहिए, अपने बेबी के बॉटम में होना चाहिए अपना, एंड वन हैंड एट द बैक ऑफ द बेबी टू सपोर्ट बेबी, एक हाथ क्या होता है बेबी के सपोर्ट में होना चाहिए बैक साइड में और एक होना चाहिए बॉटम में। फिर देखेंगे, वाइल होल्डिंग द बेबी इन KMC पोजिशन, जब बच्चे को होल्ड कर लेंगे KMC पोजिशन में तो मदर शुड स्टिमुलेट द ब्रेस्ट मिल्क, तब मदर स्टिमुलेट कर सकती है ब्रेस्ट मिल्क।
फिर देखेंगे मदर कुड फीड बेबी स्पून कप और फीडर एज पर मेडिकल कंडीशन, ठीक है। अब देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ KMC, कंगारू मदर केयर की ड्यूरेशन कितनी होती है। इट शुड बी एटलीस्ट 1 to 3 आवर विच कैन बी रिपीटेड एटलीस्ट 3 times a डे। और बिकॉज ऑफ एनी मेडिकल कंडीशन इफ मदर वॉन्ट बी एबल टू फीड अप टू हिज मस्ट टाइम, ज़्यादा समय के लिए अगर दूध पिलाने में मदर केपेबल नहीं है तो सी कैन फीड अप टू 30 minutes एवरी टाइम, 30 मिनट के लिए भी पिला सकती है कभी भी दिन में। अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ KMC कि कंगारू मदर केयर के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होगा। इम्प्रूव द बॉन्डिंग ऑफ मदर, मदर से बॉन्डिंग बढ़ेगा एंड बेबी। रिड्यूस द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चांस कम होंगे। बेटर IQ होगा, बेटर फिजिकल ग्रोथ, बेटर स्पेसिंग ग्रोथ, रिड्यूस एपनिया एंड ऑक्सीजन डिमांड, इम्प्रूव GI सिस्टम। KMC इंक्रीज वेट ऑफ द बेबी, बेबी का वेट भी बढ़ा देगा ये। इन्फेंट इज मोर स्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट नोट्स का 3rd नंबर का क्वेश्चन। ये इसमें पूछा गया प्रिंसिपल्स ऑफ IMNCI केस मैनेजमेंट प्रोसेस। IMNCI केस मैनेजमेंट प्रोसेस के प्रिंसिपल्स बताना है। तो चलिए देखते हैं IMNCI होता क्या है। IMNCI मीन्स इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, एक प्रोग्राम होता है। इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम बाय WHO एंड यूनिसेफ। ये क्या होता है, जॉइंट प्रोग्राम होता है WHO और यूनिसेफ के द्वारा टू रिड्यूस इन्फेंट एंड अंडर फ्यू डेथ्स। इन्फेंट की और जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं उनकी डेथ्स पर एक प्रोग्राम बनाया गया है रिड्यूस करने के लिए। इट हेल्प्स हेल्थ वर्कर टू असेस, क्लासीफाई, ट्रीट एंड काउंसल सिक चिल्ड्रन इन अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे। मतलब इफेक्टिव और सिंपल तरीके से क्या होता है, ये हेल्थ वर्कर्स को मदद करता है क्लासीफाई, ट्रीट एंड काउंसलिंग करने में बच्चों की, सिक चिल्ड्रन की। अब देखते हैं मेन प्रिंसिपल्स या स्टेप्स क्या क्या होती हैं, कैसे क्लासीफाई और कैसे ट्रीटमेंट और कैसे काउंसलिंग किया जाता है बच्चों की। तो फर्स्ट पहले असेसमेंट, चेक फॉर जनरल डेंजर साइन मेन सिम्टम्स, फीवर, कफ, डायरिया etc, न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन। पहले क्या करना रहता है, असेसमेंट करना रहता है, उनके डेंजर साइन एंड सिम्टम्स को ध्यान में रखना रहता है अपने को। फिर सेकंड करते हैं क्या अपन, क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई इलनेस यूजिंग कलर कोड्स। क्लासिफिकेशन किसके द्वारा करते हैं, कलर कोड्स के द्वारा। अगर पिंक है, पिंक, येलो और ग्रीन 3 कलर कोड होते हैं। पिंक में क्या होता है, सीवियर होता है, इसमें क्या होती है बच्चे को अर्जेंट रेफरल करना होता है इसमें। येलो मतलब मॉडरेट, नीड ट्रीटमेंट, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। ग्रीन मतलब माइल्ड, माइल्ड मतलब इसमें क्या होता है, होम केयर, मतलब होम पर भी, मतलब घर पर भी इसको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं अपन। फिर अपना असेसमेंट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। थर्ड में हमको करना है आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट एज पर क्लासिफिकेशन, डिसाइड सूटेबल ट्रीटमेंट एज पर क्लासिफिकेशन। फिर 4th नंबर पे ट्रीट द चाइल्ड, गिव फर्स्ट डोज ऑफ मेडिसिन, मैनेज डिहाइड्रेशन और इन्फेक्शन एंड टीच द मदर हाउ टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट। मदर को टीच करना है कि बाकी का ट्रीटमेंट कैसे कंटिन्यू करना है। 5th देखेंगे काउंसल द मदर्स, मदर की काउंसलिंग करनी है। एक्सप्लेन मेडिसिन यूज़, मेडिसिन के यूज़ को एक्सप्लेन करना है। फीडिंग, हाइजीन एंड इम्यूनाइजेशन एंड व्हेन टू रिटर्न फॉर डेंजर साइन, अगर वापस डेंजर साइन दिखते हैं तो वापस लाना है बच्चे को अपने, ये मदर की काउंसलिंग करनी है अपने को। नेक्स्ट देखेंगे फॉलो अप, चेक चाइल्ड्स प्रोग्रेस ऑन द नेक्स्ट विजिट, बच्चे की प्रोग्रेस देखना है नेक्स्ट विजिट पर एंड एडजस्ट ट्रीटमेंट इफ नीडेड, ठीक है। अब इसका मेन पर्पस देखेंगे IMNCI केस मैनेजमेंट का, टू गिव कंप्लीट क्विक एंड करेक्ट केयर टू एवरी सिक चाइल्ड एंड रिड्यूस चाइल्ड मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, मतलब रिड्यूस द डेथ्स एंड रिड्यूस द इलनेस रिड्यूस द नंबर ऑफ पर्सन की इलनेस की रिड्यूस करना रहता है इसमें। अब देखेंगे नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स का 4th नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसीज डाइफ्रेगमेटिक हर्निया। डाइफ्रेगमेटिक हर्निया जो डिसीज होते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स को बताना है। तो चलिए देखते हैं डाइफ्रेगमेटिक हर्निया क्या होता है। कंजेनाइटल डिफेक्ट इन द डाइफ्रेगमेटिक डायफ्राम, कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है किसमें, डायफ्राम में। वेयर एब्डोमिनल ऑर्गन्स, एब्डोमेन के ऑर्गन्स क्या होते हैं, मूव इनटू द चेस्ट, चेस्ट में मूव ऑन कर जाते हैं। कोजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इन द न्यूबॉर्न, इसके कारण क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। तो चलिए देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होते हैं। रैपिड ब्रीथिंग, लगातार ब्रीथिंग होगी। टेकिपनिया होगा। ग्रंटिंग, नॉइज वाइल ब्रीथिंग ड्यू टू लंग्स डिफिकल्टी।
नेजल फ्लेयरिंग होगा, नोस्ट्रिल वाइडन ड्यूरिंग ब्रीथिंग के समय नोस्ट्रिल वाइडन मतलब चौड़े हो जाएंगे। चेस्ट रिटार्डेशन होगा, अनइक्वल चेस्ट मूवमेंट होगी। शिफ्टेड हार्ट साउंड शिफ्ट हो जाएगा, हार्ट साउंड हियर्ड ऑन द अपोजिट साइड। स्केपोइड एब्डोमिन, बेली लुक्स होगा, सनकिन और होलो। बावल साउंड इन चेस्ट में बावल का साउंड सुनाई देगा। वोमिटिंग होगी, बेबी में स्पीड अप और वोमिट ड्यूरिंग फीडिंग डिफ़िकल्टीज़, वीकनेस होगी या लिथार्जी होगी। साइनोसिस, इसमें ब्लूइश कलर ऑफ लिप्स, फिंगर्स और स्किन। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं डायफ्रेगमेटिक हर्निया के। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट नोट्स का 5th नंबर का क्वेश्चन। केयर ऑफ द बेबी विथ कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी जो होता है, कोलोस्टोमी जिस बच्चे में होती है उसकी केयर कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। कोलोस्टोमी इज अ सर्जिकल ओपनिंग इन द बेबीज एब्डोमेन to let stool pass into a bag. It helps when the intestine can't work normally. क्या होता है इसमें, जब इंटेस्टाइन जो होती है हमारी वो बच्चे की अगर वर्क नहीं करती है नॉर्मली तरीके से, तब ये प्रोसेस की जाती है बच्चे के एब्डोमिनल को सर्जिकल ओपनिंग के द्वारा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी केयर करना पड़ता है अपन को कोलोस्टोमी में। क्लीननेस, क्लीन द स्टोमा जेंटली विथ वार्म वाटर। जो स्टोमा होता है उसको क्या करना है, जेंटली वार्म वाटर से क्लीन करना रहता है। सोफ्ट क्लॉथ, कीप इट ड्राई टू प्रिवेंट इरिटेशन। क्या करना रहता है, प्रिवेंट इरिटेशन से प्रिवेंट करना रहता है इसको। सेकंड देखेंगे बैग चेंज द कोलोस्टोमी बैग व्हेन हाफ फुल और लीकिंग। बैग को चेंज करना रहता है जब वो हाफ हो जाए या फुल हो जाए या लीकिंग हो। ऑब्जर्व स्टोमा को ऑब्जर्व करना रहता है। स्टोमा शुड बी पिंक एंड मोइस्ट। स्टोमा क्या होता है, पिंक होता है और मोइस्ट होता है। रिपोर्ट इफ डार्क पेल और स्वेलन, अगर उसमें स्वेलिंग है, डार्क है और पेल है तो उसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है अपने को। स्किन केयर, यूज़ प्रोटेक्टिव क्रीम का यूज़ करना रहता है। पाउडर अराउंड द स्टोमा टू प्रोटेक्ट द स्किन। ठीक है। फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ्टन गिवन स्मॉल फ्रिक्वेंट टू हेल्प डाइजेशन। स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग करवानी चाहिए जिससे डाइजेशन आसानी से हो जाए। नेक्स्ट स्टूल ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देना अपने को। चेक द कलर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल, रिपोर्ट एनी अनयूजुअल चेंजेस। 7 पे देखेंगे इन्फेक्शन प्रिवेंशन पर ध्यान देना चाहिए। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर केयर, कीप बेबीज क्लोथ्स एंड बेड क्लीन्स। पेरेंटल एजुकेशन, टीच पेरेंट्स हाउ टू केयर फॉर द स्टोमा की केयर कैसे की जाती है। एंड हाउ टू चेंज द बैग को चेंज कैसे करते हैं। रेगुलर फॉलोअप, इंश्योर रेगुलर चेकअप्स विथ पीडियाट्रिक सर्जन और नर्स। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है इसका आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन बी। इसमें क्वेश्चन 1 पूछा गया है। बेबी पूजा 5 ईयर ओल्ड एडमिटेड इन द पीडियाट्रिक वार्ड एंड डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, तो इसमें ए बी सी करके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट है ए, डिफाइन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की डेफिनेशन बतानी कि क्या होता है हीमोफीलिया, 2 मार्क्स में। तो चलिए देखते हैं। हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये क्या होता है, जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है हमारा वो क्लॉट नहीं होता है प्रॉपरली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। किसके कारण, डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स के कारण ब्लड हमारा क्लॉट नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से। इसे ही हीमोफीलिया बोलते हैं अपन। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया कितने प्रकार के होते हैं। हीमोफीलिया ए, बी एंड सी, ये सभी अलग अलग डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स के कारण होता है। डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर V3, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर IX, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर XI। ठीक है, अब साइन एंड सिम्टम देखते हैं अपन। प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग इवन फ्रॉम माइनर कट्स, अगर छोटा सा भी घाव मतलब कट्स लगता है अपनी बॉडी में तो क्या होती है, बहुत प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। जॉइंट एंड स्वेलिंग ड्यू टू द इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग के कारण क्या होता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है। नोज ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजेक्शन और सर्जरी, सर्जरी में भी ज़्यादा और इंजेक्शन लगाने पर भी क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। ब्रूइजिंग इजीली, तो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं अपन। फर्स्ट देखेंगे रिप्लेसमेंट थेरेपी विद द मिसिंग क्लोटिंग फैक्टर्स, रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे जो मिसिंग फैक्टर्स होते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स। फिर सेकंड देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ इंजुरीज, इंजुरीज से प्रिवेंट करेंगे अपन। थर्ड है इमीडिएट मेडिकल केयर ड्यूरिंग ब्लीडिंग एपिसोड, जब जब ब्लीडिंग एपिसोड आते हैं तब तब क्या करना है अपने को, इमीडिएट मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी रहती है। रेगुलर मेडिकल फॉलोअप, फॉलोअप के लिए रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए अपने को। अब नेक्स्ट देखेंगे नर्सिंग केयर, क्या क्या नर्सिंग केयर करनी पड़ती है हमें। प्रिवेंट इंजरी एंड इन्फेक्शन,
एजुकेट पेरेंट्स अबाउट होम केयर एंड इमरजेंसीज मैनेजमेंट, ऑब्जर्व द साइन ऑफ ब्लीडिंग, इंकरेज सेफ एंड नॉन कॉन्टैक्ट एक्टिविटी। ये नर्सिंग केयर इतनी अपने को करना चाहिए। अब बी देखेंगे इसका, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हीमोफीलिया, 5 मार्क्स में पूछा गया है। पैथोफिजियोलॉजी तो बहुत ईजी है इसकी, तो चलिए देखते हैं। ड्यू टू द ट्रॉमा और इंजुरी ओकर्स, अगर कुछ ट्रॉमा या इंजुरी हुई है तो वहाँ क्या होगा, ब्लड वेसल्स इज डैमेज, ब्लड वेसल डैमेज होगी। ब्लड वेसल अगर डैमेज होगी तो क्या होगा, क्लोटिंग प्रोसेस स्टार्ट, क्लोटिंग प्रोसेस स्टार्ट तो होगी, बट डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा, इनकम्प्लीट फिब्रिन क्लोट फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट होगा फाइब्रिन क्लोट फॉर्मेशन, जिसके कारण क्या होगा, ब्लीडिंग कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ब्लड कलेक्ट्स इन जॉइंट और टिश्यूज, ब्लीडिंग अगर कंटिन्यूस होगी तो क्या होगा, ब्लड कलेक्ट्स हो जाएगा जॉइंट और टिश्यूज में, जिसके कारण क्या होगा, पेन होगी, स्वेलिंग इन जॉइंट्स डैमेज, इसे क्या बोलते हैं, हीमोआर्थरोसिस, जिसके कारण क्या होगा, हीमोफीलिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सी नंबर का क्वेश्चन। राइट द 4 इंपॉर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इट्स इंटरवेंशन बाय यूजिंग नर्सिंग प्रोसेस मेथड, ये 5 मार्क्स में पूछा गया है। चलिए देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या होगी हीमोफीलिया की। फर्स्ट होगी रिस्क ऑफ इंजुरी रिलेटेड टू डिक्रीज्ड क्लोटिंग फैक्टर्स, ये इसके नर्सिंग इंटरवेंशन है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। सेकंड डायग्नोसिस बनेगी एक्यूट पेन पर रिलेटेड टू ट्रॉमेटिक इंजरी टू मसल्स, ये इसके नर्सिंग इंटरवेंशन। थर्ड बनेगी इम्पेयर्ड मूवमेंट रिलेटेड टू द ब्लीडिंग एपिसोड्स, इसके नर्सिंग इंटरवेंशंस। फोर्थ बनेगी इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस इनफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू क्रोनिक इलनेस, ठीक है, इसके नर्सिंग इंटरवेंशंस। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ए, और ये देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी, जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये 8 मार्क्स में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इंट्रो। अ न्यूबॉर्न बेबी इज द बेबी हु हैज जस्ट कम इनटू द वर्ल्ड। अ हेल्दी बेबी शोज सम कॉमन साइन विच टेल दैट द बेबी इज नॉर्मल। जो बेबी क्या होता है, बेबी के कॉमन साइंस होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं कि बेबी नॉर्मल है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी बच्चे की, कि वो नॉर्मल है या नहीं है। तो पहले होता है वेट, फर्स्ट इज वेट। नॉर्मल बेबी वेट इज अराउंड 2.5 टू 3.5 kg। वेट बच्चे का क्या होना चाहिए, नॉर्मल बच्चे का वेट होता है 2.5 टू 3.5 kg होना चाहिए। सेकंड देखेंगे लेंथ, द बेबीज हाइट और लेंथ इज अबाउट 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ और हाइट होनी चाहिए। हेड एंड चेस्ट चेक करेंगे, द हेड इज अराउंड 35 सेंटीमीटर एंड द चेस्ट इज अराउंड 33 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ देखेंगे स्किन, द बेबी स्किन इज सॉफ्ट पिंक एंड स्मूथ, बच्चे की स्किन क्या होती है, सॉफ्ट होती है, पिंकिश होती है एंड स्मूथ होती है। समटाइम्स कवर्ड विद अ वाइट क्रीमी लेयर्स, क्रीमी लेयर से क्या होती है, कवर्ड रहती है। फिफ्थ देखेंगे हेड शेप, द हेड में लुक अ लिटिल लॉन्ग और अनइवन आफ्टर बर्थ विच इज़ नॉर्मल, ठीक है। सिक्स देखेंगे रिफ्लेक्सेस, द बेबीज हैज़ नॉर्मल रिफ्लेक्सेस लाइक सकिंग, ग्रेप्सिंग एंड मूविंग आर्म एंड लेग्स। सेवन नंबर पे देखेंगे क्राइंग एंड एक्टिविटी, द बेबी क्राइज लाउडली आफ्टर बर्थ एंड शोज एक्टिव मूवमेंट्स, बच्चा क्या होता है पैदा होने के बाद क्या होता है, क्राई करता है लाउडली, ये क्या होता है, शोज एक्टिव मूवमेंट्स, एक्टिव मूवमेंट को शो करता है। एट्थ पे देखेंगे वाइटल साइंस बच्चे के, द बेबीज हार्ट बीट इज 120 टू 160 पर मिनट्स, ब्रीथिंग क्या होती है 30 टू 40 पर मिनट्स एंड टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी, जो कि 4 मार्क्स में पूछा गया है। एज अ पीडियाट्रिक नर्स विच इम्यूनाइजेशन यू विल एडमिनिस्टर बिफोर द न्यूबॉर्न बेबी गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले ऐसे मतलब कौन सा इम्यूनाइजेशन और कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है पीडियाट्रिक नर्स के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। बिफोर द न्यूबॉर्न बेबी गोज होम फ्रॉम द हॉस्पिटल जाने से पहले बच्चे को द नर्स गिव्स इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स एंड विटामिन के टू प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, कुछ वैक्सीन्स लगाई जाती है, इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स और विटामिन के टीके लगाए जाते हैं ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए और इन्फेक्शंस को रोकने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वैक्सीन एंड सप्लीमेंट्स
जैसा आप चार्ट बना सकते हो, फ्लो चार्ट। इसमें BCG वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों को, हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगाई जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन और विटामिन K का इंजेक्शन लगाया जाता है। एग्ज़ाम में आप क्या ऐसे 4 मार्क्स में एक टेबल भी बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसमें। वैक्सीन एंड सप्लीमेंट, BCG वैक्सीन, इसका क्या काम होता है? डिसीज़ प्रिवेंट, ये ट्यूबरकुलोसिस डिसीज़ को प्रिवेंट करती है। इसका डोज कितना देना रहता है? 0.1 ml, रूट इंट्राडर्मल और साइट लेफ्ट अपर आर्म। सेकंड देखेंगे OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये किसको प्रिवेंट करती है? पोलीमलाइटिस, पोलियो को। इसका डोज कितना देना चाहिए? 2 ड्रॉप्स, 2 बूंद, रूट ओरल और साइड माउथ। थर्ड देखेंगे हेपेटाइटिस B वैक्सीन, ये किसको प्रिवेंट करती है? हेपेटाइटिस B के इन्फेक्शन को। इसका डोज कितना देना चाहिए? 0.5 ml। इसका रूट होता है आयाम, इंट्रामस्कुलर। साइट होती है इसकी एंट्रियोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। विटामिन K इंजेक्शन, ये किसको प्रिवेंट करता है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हेमरोजेनिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसका डोज कितना देना चाहिए हमको? 1 mg एंड 0.5 mg। इसका रूट होगा आयाम, इंट्रामस्कुलर। ये इसको कहाँ लगाया जाता है? थाई, वेस्टर्स लेटरल्स मसल्स। तो आप इसे एक टेबल बना सकते हो उसमें एग्जाम के लिए, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन B का क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 6.5 मार्क्स में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। ए में क्या पूछा गया? साइन एंड सिम्टम्स ऑफ राइमेटिक हार्ट डिसीज, जो राइमेटिक हार्ट डिसीज होते हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स को बताना है 6 मार्क्स में। तो चलिए देखते हैं राइमेटिक हार्ट डिसीज क्या होती है। राइमेटिक हार्ट डिसीज इज अ क्रोनिक कंडीशन, ये क्रोनिक कंडीशन होती है रिजल्टिंग फ्रॉम द राइमेटिक फीवर, राइमेटिक फीवर के कारण होती है। दैट कॉजेज परमानेंट डैमेज टू द हार्ट वाल, इसके कारण क्या कोज होता है? जो हार्ट के वाल रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके मेजर साइन एंड सिम्टम्स। तो इसकी हेडिंग अपन देख लेते हैं फटाफट। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया होगा, फेटिंग एंड वीकनेस होगी, थकान लगेगी शरीर में, चेस्ट पेन होगा, पाल्पिटेशन होगा, स्वेलिंग, एडिमा, सूजन आ जाएगा बॉडी में, कफ, खांसी भी आएगी, समटाइम विद ब्लड इन स्पुटम आएगा, हिमोप्टाइसिस। ठीक है। 7 हार्ट मर्मर, इसमें क्या होगा? एबनॉर्मल हार्ट साउंड हियर्ड ऑन ऑस्कल्टेशन कॉज्ड बाय वाल्व डैमेज। ऑस्कल्टेशन अगर करेंगे तो क्या होगा? एबनॉर्मल हार्ट का साउंड सुनाई देगा। अब इसके जनरल सिम्टम्स देख लेते हैं। फीवर, जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग, स्किन रेसेस, नोडल्स अंडर द स्किन, टाइटनेस इन चेस्ट, फेंटिंग, अनकंट्रोल बॉडी मूवमेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन 3 का B, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इन चिल्ड्रंस। बच्चों में क्या करना रहता है? कम्युनिकेबल डिसीज़ का प्रिवेंशन कैसे करते हैं अपन। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज़ होती क्या है। कम्युनिकेबल डिसीज आर इन्फेक्शन डिसीज होती है दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से क्या होती है? स्प्रेड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बच्चों में कैसे प्रिवेंशन करते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज़ का। फर्स्ट, इम्यूनाइजेशन के जरिए। इंश्योर ऑल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड एज पर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मतलब हमें ये ध्यान रखना होता है कि सभी बच्चे इम्यूनाइज्ड है कि नहीं है वैक्सीन के द्वारा। तो चलिए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। प्रिवेंट डिसीज़ लाइक मिसल्स, पोलियो, डिप्थेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। इन सब डिसीज़ को क्या करना रहता है? प्रिवेंट करना रहता है हमें। इन सब के टीके आते हैं तो सबके टीके भी लगाए जाते हैं बच्चों में, जिसके कारण कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रिवेंट होती है बच्चों में। सेकंड नंबर पे पर्सनल हाइजीन पर भी ध्यान देना रहता है अपने को। टीच चिल्ड्रंस प्रॉपर हैंड वॉशिंग, बच्चों को सिखाना रहता है कि कैसे बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, खाना खाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद हमें हैंड वॉशिंग करना रहता है, ये बच्चों को हमको सिखाना रहता है। एंड इंकरेज डेली बाथिंग, डेली नहाना चाहिए, नेल कटिंग एंड ओरल हाइजीन, अपने नाखूनों को भी कट करना चाहिए। ठीक है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, मेंटेन क्लीन सराउंडिंग, आसपास का जो वातावरण रहता है उसको क्या करना है? क्लीन, आसपास के वातावरण को क्लीन रखना चाहिए। एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड सेफ ड्रिंकिंग, प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजल करना रहता है और सेफ ड्रिंकिंग, साफ सुथरा पानी पीना रहता है। फोर्थ पे देखेंगे न्यूट्रिशन, प्रोवाइड अ बैलेंस डाइट टू बूस्ट इम्यूनिटी एंड रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन। बच्चों को अगर बैलेंस डाइट हम अच्छी डाइट खिलाएंगे तो उसकी क्या होगी? इम्यूनिटी बूस्ट होगी एंड रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हेल्थ एजुकेशन, एजुकेट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन
अबाउट डिसीज प्रिवेंशन, हाइजीन एंड अर्ली रिपोर्टिंग इलनेस। अगर उसको कुछ इलनेस है तो उसकी अर्ली रिपोर्टिंग करनी रहती है प्रिवेंशन के लिए, कम्युनिकेबल डिसीज के लिए। 6 आइसोलेशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट, आइडेंटिफाई इन्फेक्शन केसेस अर्ली एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इन आइसोलेटेड अफेक्टेड चिल्ड्रन। आइडेंटिफाई करते हैं अपन, क्या करते हैं, केस को, इन्फेक्शन केसेस को, और प्रोवाइड करते हैं अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड आइसोलेटेड अफेक्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, जो अफेक्टेड चिल्ड्रन उनको आइसोलेटेड करना रहता है। तो ये 6 पॉइंट है कम्युनिकेबल डिसीज को प्रिवेंट करने के इन चिल्ड्रंस, बच्चों में। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है सी, वेलफेयर सर्विसेज फॉर चाइल्ड चिल्ड्रन इन इंडिया। क्या क्या वेलफेयर सर्विसेज रहती है चाइल्ड चिल्ड्रन के लिए इन इंडिया में। तो चलिए देखते हैं। चाइल्ड चिल्ड्रन आर दोज हु हैव फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज, जो फिजिकली और मेंटली तरीके से क्या होता है, डिसेबल्ड होते हैं, एंड नीड स्पेशल केयर, जिनको स्पेशल केयर की नीड रहती है, एंड सपोर्ट। द गवर्नमेंट एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड वेरियस वेलफेयर सर्विसेज। गवर्नमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वेरियस वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू हेल्प देम लाइव अ बेटर एंड इंडिपेंडेंट लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए। तो देख लेते हैं क्या क्या वेलफेयर सर्विसेज होती है। फर्स्ट देखेंगे एजुकेशन। स्पेशल एंड इंक्लूसिव स्कूल्स आर प्रोवाइडेड अंडर सर्व शिक्षा अभियान फॉर चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज़। जो बच्चे डिसेबिलिटीज़ होती है जिन बच्चों में, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन, फ्री मेडिकल चेकअप्स होते हैं। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड काउंसलिंग आर गिवन इन हॉस्पिटल एंड स्पेशल सेंटर्स। स्पेशल सेंटर्स में और हॉस्पिटल्स में क्या होती है, उनकी काउंसलिंग करवाई जाती है। गवर्नमेंट स्कीम्स, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 प्रोटेक्ट्स देयर राइट्स एंड गिव्स फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड जॉब्स। ठीक है। फोर्थ देखेंगे फाइनेंशियल हेल्प, स्कॉलरशिप, डिसेबिलिटी पेंशन एंड फ्री एड्स लाइक हियरिंग एड्स एंड व्हील चेयर प्रोवाइड की जाती है सब। फोर्थ देखेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स हेल्प चिल्ड्रन लर्न स्किल्स फॉर अर्निंग एंड बिकमिंग इंडिपेंडेंट। 6 नंबर पर देखेंगे NGOs एंड कम्युनिटी सपोर्ट्स, मेनी NGOs लाइक स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन हेल्प इन एजुकेशन एंड केयर ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, कुछ NGOs और कम्युनिटीज़ भी होती है जो इन बच्चों को डिसेबल जो बच्चे रहते हैं इनकी मदद करते हैं। ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट डी, जो शॉर्ट नोट्स है इसका डी नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन। अ चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक इज अ स्पेशलाइज्ड सेंटर। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेंटर होते हैं दैट हेल्प इन द अर्ली डिटेक्शन। ये क्या करते हैं, अर्ली डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियर, इमोशनल एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स एमंग चिल्ड्रंस। ठीक है, ये बच्चों में क्या होता है, बिहेवियर और इमोशनल और लर्निंग प्रॉब्लम को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, डायग्नोस करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करता है। ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक इज अ सेंटर वेयर द चाइल्ड्स इमोशनल, बिहेवियर एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आर स्टडीज एंड ट्रीटेड बाय द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये ट्रीट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू WHO है डेफिनेशन। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि इसके मेन पर्पस क्या होते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड चाइल्ड्स बिहेवियर एंड प्रॉब्लम्स, बच्चे की प्रॉब्लम्स और बिहेवियर को स्टडी और अंडरस्टैंड करना। टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग टू चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स, बच्चों को और उसके पेरेंट्स को क्या करना, काउंसलिंग प्रोवाइड करना। टू प्रमोट नॉर्मल मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना। एंड प्रिवेंट मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना। फोर्थ पे देखेंगे टू गाइड पेरेंट्स एंड टीचर्स इन मैनेजिंग चिल्ड्रंस डिफ़िकल्टीज। अब देखेंगे चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक के टीम मेंबर्स कौन कौन होते हैं। तो फर्स्ट होता है साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, साइकेट्रिक सोशल वर्कर और एक स्पेशल नर्स, ये टीम मेंबर्स होते हैं इसके। अब इसके फंक्शन देखेंगे चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक के। फर्स्ट देखेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रंस। सेकंड पे देखेंगे काउंसलिंग फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स, पेरेंट्स और टीचर्स की काउंसलिंग करवाई जाती है इसमें। हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है। फोर्थ देखेंगे फॉलोअप एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इसमें। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ये। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन 4,
सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बेबी ऑफ राधा 1 वीक ओल्ड एडमिटेड इन पेडियाट्रिक वार्ड एंड डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ क्लेफ्ट लिप, मतलब तालू या होठ कटा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें भी ए बी सी करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन ए में पूछा गया है डिफाइन क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप को डिफाइन करना है 2 मार्क्स में। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ बर्थ डिफेक्ट, ये क्या होता है, एक बर्थ डिफेक्ट होता है इन विच द अपर लिप, इसमें क्या होता है अपर लिप हैज अ स्प्लिट और गैप। स्प्लिट मतलब कटा हुआ, गैप, गैप तो आपको पता ही गैप क्या होती है। बिकॉज द टिश्यू डिड नॉट ज्वाइन प्रॉपरली, इसमें क्या होता है अपर लिप में क्या होता है स्प्लिट और गैप होने के कारण क्या होता है टिश्यूज मतलब क्या होता है डिड नॉट ज्वाइन प्रॉपरली, ज्वाइन नहीं हो पाते प्रॉपरली, इसके कारण स्प्लिट और गैप होती है। इसको ही क्या हम बोलते हैं तालू कटा हुआ या होठ कटा हुआ, क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। अ बर्थ डिफेक्ट इन विच द लिप डज नॉट ज्वाइन प्रॉपरली, ये क्या होता है बर्थ डिफेक्ट होता है, इसमें क्या रहता है लिप डिड नॉट ज्वाइन फुली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है इसमें लिप प्रॉपर जुड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बी। राइट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्लेफ्ट लिप। 4 मार्क्स में पूछा गया साइन एंड सिम्टम्स बताने अपने को क्लेफ्ट लिप के। तो फर्स्ट देखेंगे, हेडिंग देख लेते हैं अपन, अंदर का आप देख लीजिएगा या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर इसके स्पेशल वीडियो डले हुए हैं हर एक क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से, तो आप जाकर देख सकते हैं अगर अच्छे से समझना हो आपको। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस कारण हम इसे क्या कर रहे हैं फटाफट फिनिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट विजिबल गैप और स्प्लिट इन द अपर लिप। सेकंड है डिफ़िकल्टी इन सकिंग और फीडिंग, नेज़ल डिफॉर्मिटीज, स्पीच प्रॉब्लम होगी, डेंटल इश्यूज आएंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं 5 मेन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सी। राइट द नर्सिंग केयर ऑफ बेबी राधा हु इज सफरिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ क्लेफ्ट लिप, जो क्लेफ्ट लिप बच्चे होते हैं उनकी नर्सिंग केयर कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं 6 मार्क्स में पूछा गया। फीड बेबी विद अ स्पेशल बोतल और निप्पल, क्या करना रहता है बोतल या निप्पल से फिट करवाना रहता है इसको स्पेशल तरीके से। सेकंड देखें कीप बेबी स्लाइडली अपराइट वाइल फीडिंग, अपराइट पोजीशन में फीडिंग करवानी रहती है इसमें। फीड स्लोली एंड बर्फ फ्रीक्वेंटली, फीडिंग स्लोली करवानी रहती है और फीडिंग के बाद क्या करवाना रहता है बर्फ मतलब डकार दिलवानी रहती है। 4th नंबर देखेंगे चेक्स बेबी वेट रेगुलरली, मतलब बच्चे का क्या करना है वेट चेक करना है रेगुलरली। 5th में देखेंगे गिव स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीड्स। 6th जेंटली क्लीन माउथ एंड क्लेफ्ट एरिया, जो क्लेफ्ट एरिया होता है उसको क्या करना रहता है क्लीन करना रहता है जेंटली। कीप एरिया ड्राई एंड फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, उस एरिया को क्या करना रहता है ड्राई करना रहता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। अवॉइड यूजिंग हार्ड स्पून्स और स्ट्रॉज, हार्ड स्पून्स जो रहते हैं मतलब चम्मच रहते हैं उसका यूज़ नहीं करना रहता अपने को। मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी। टीच पेरेंट्स प्रॉपर फीडिंग एंड केयर टेक्निक्स, पेरेंट्स को क्या करना रहता है टीच करना रहता है फीडिंग केयर टेक्निक्स के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये वीडियो में आपको सभी नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे और अगर इसमें आपको कुछ थोड़ा बहुत ना समझ आया हो तो इसके हर एक क्वेश्चन के स्पेशल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।